बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ एलएलएम की सीरीज़ के सेशन नंबर 29 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले सेशन के अंदर हमने ग्रामर यानी कॉन्स्ट्रेंट सैम्पलिंग को एक्सप्लोर कर लिया था। अब इस सेशन के अंदर मैं आपको जुपिटर नोटबुक के अंदर दिखाऊंगा कि उस चीज़ को हम कोड के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पिप इंस्टॉल की कमांड से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, llama cpp पाइथन। ये बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह की ही एक लाइब्रेरी है, जिसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ लैंग्वेज मॉडल्स को लोड कर सकते हैं। लेकिन इसके ज़रिए हम कंप्रेस्ड मॉडल्स को बहुत एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल की कंप्रेशन क्वेंटाइजेशन के ज़रिए होती है। क्वेंटाइजेशन के प्रोसेस को भी हम इंशाल्लाह आखिरी सेशंस के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके ज़रिए हम जेसॉन ग्रामर को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम वही मॉडल इस्तेमाल करेंगे जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा। ये फॉर्मेट आमतौर पर कंप्रेस्ड या क्वांटाइज्ड मॉडल्स के लिए इस्तेमाल होता है। चूँकि हमने नया मॉडल लोड करना है, तो इसलिए बेहतर है कि हम अपनी नोटबुक को रीस्टार्ट कर लें। इस तरह से हमारी वीरैम क्लियर हो जाती है, या आप इस कोड को रन करके भी वीरैम को खाली कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हमारी मेमोरी क्लियर हो चुकी है, तो यहाँ पर हम पाई 3 मॉडल को लोड कर सकते हैं। एन जीपीयू लेयर्स की वैल्यू -1 है। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि लैंग्वेज मॉडल की तमाम लेयर्स जीपीयू के ज़रिए रन हों। इसके बाद एनसीटीएक्स मॉडल के कॉन्टेक्स्ट साइज को ज़ाहिर करता है, और रेपो आईडी और फाइल नेम हगिंग फेस की उस रेपो को ज़ाहिर करते हैं जहाँ पर ये मॉडल मौजूद है। जेसॉन ग्रामर को इस्तेमाल करने के लिए हमें सिर्फ रेस्पॉन्स फॉर्मेट की वैल्यू को जेसॉन ऑब्जेक्ट करना होगा, जिस तरह मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर बताया था। जेसॉन ग्रामर के ज़रिए हम ये बात यकीनी बना लेते हैं कि लैंग्वेज मॉडल की आउटपुट वाकई एक वैलिड जेसॉन फॉर्मेट है। अब यहाँ पे जो रेस्पॉन्स आया है, इसको चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई एक जेसॉन फाइल है। यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया है जेसॉन, और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, मॉडल की आउटपुट प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है एक जेसॉन के तौर पर। इस तरह से हम जनरेटिव मॉडल्स को अपनी एप्लीकेशंस के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस के अंदर हमें सर्टेन फॉर्मेट्स की ज़रूरत होती है, और इस तरह से हम ये यकीनी बना लेते हैं कि हमारे लैंग्वेज मॉडल का जो आउटपुट है, वो हमारे मतलूबा फॉर्मेट के मुताबिक है। अब इस सेशन के अंदर हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। ये जुपिटर नोटबुक भी आपको मिल जाएगी, कोड के ऊपर भी आप प्रैक्टिस करें। इन पिछले कुछ सेशंस के अंदर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आउटपुट वेरिफिकेशन को एक्सप्लोर किया है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए जो पोटेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी और क्रिएटिविटी आती है, उसको भी देखा है। मुख्तलिफ यूज़ केसेस के अंदर हमें अपने जनरेटिव मॉडल की आउटपुट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, और इसके लिए यही की कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा हमने कुछ एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को भी एक्सप्लोर किया है, जिस तरह कॉन्टेक्स्ट लर्निंग है और चेन ऑफ थॉट है। इनके ज़रिए हम जनरेटिव मॉडल्स को गाइड कर सकते हैं, ताकि वो रीजनिंग का प्रोसेस करे और हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल कर सके। इसके लिए हम जनरेटिव मॉडल को एग्जांपल्स भी देते हैं, या उसको हिदायत देते हैं, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग का प्रोसेस करे, उस प्रोसेस को मिमिक करने की कोशिश करे जो इंसान करते हैं। अगर हमने एलएलएम के साथ काम करना है, तो इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अहम है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए ही हम एलएलएम के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको अपनी नीड्स और अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं। अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को मास्टर कर लेते हैं, तो हम एलएलएम से बहुत हाई क्वालिटी के रिस्पॉन्सेज भी जनरेट करवा सकते हैं, जो हमारी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। अब तक जो चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं, अब अगले सेशन से इंशाल्लाह हम इससे मज़ीद आगे जाएंगे और मज़ीद एडवांस टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे। इंशाल्लाह हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मज़ीद एक कदम आगे जाकर देखेंगे कि लैंग्वेज मॉडल किस तरह से एक्सटर्नल मेमोरी और टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।